बच्चों आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान न दिया कि अंग्रेज आए भारतवर्ष में, यहाँ की सुख समृद्धि को लूट कर ले गए, परंतु कभी भी भारतीय जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। उनको गरीबी से उबारने का कभी प्रयत्न नहीं किया। और बच्चों ये जानकर आजकल जो सूचनाएं किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचती है, तो ये जानकर बड़ा अफसोस होता है कि जो अंग्रेज़ थे वो बहुत कम मात्रा में थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने हम भारतीयों की ही एक फ़ौज तैयार कर ली और हम भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उन पर गोलियां चलाने के लिए उन्हें तैयार कर दिया। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था हमारी गरीबी। वैसे व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी, पहनने को कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, शरीर ढकने को वस्त्र नहीं थे, पहनने को जूते चप्पल नहीं थे। तो ऐसे में जो हमारे ही परिवारों के जो बच्चे थे, युवक थे, वो अंग्रेजी सत्ता की ओर उन्मुख हुए, फौज की तरफ उनका आकर्षण हुआ। क्यों? क्योंकि फौज में भर्ती हो जाएंगे तो उन्हें 2 वक्त की रोटी और अच्छे कपड़े और अच्छा सूट बूट पहनने को मिलेगा। और जो गरीबी थी उसी के द्वारा इन लोगों ने हमारा शोषण किया और कभी भी गरीबी को दूर करने की कोशिश नहीं की। कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा पर विचार न किया कि होना तो ये चाहिए कि जो शासक कई 100 वर्षों तक शासन करे वह कम से कम देश की प्रजा के लिए तो कुछ करे, परंतु इन्होंने देश की जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया। फिर विचारिए तो गालियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी। शिवशंभू कहता है कि गालियाँ देने का अधिकार भी उसी को है जो 10 मीठी बातें करता हो। यानी हमें डांटने का, हमें फटकारने का अधिकार भी वही रखता है जो हमसे प्रेम करता हो। परंतु आपने कभी 10 मीठे बोल तो बोले नहीं, लेकिन हमें गालियां मन भर कर दी। पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, क्योंकि पराधीनता में कभी सुख नहीं होता, गुलामी में कभी सुख नहीं होता, और गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप होती है। और कोई नहीं चाहता है किसी का गुलाम होना, पराधीन होना, लेकिन हम तो बहुत लंबे समय से पराधीन थे। पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया था। परंतु महारानी विक्टोरिया ने कुछ अच्छे कार्य किए और भारतीय जनता के मन से इंग्लैंड के लोगों के प्रति जो रोष था वो थोड़ा बहुत कम किया। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर उस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। परंतु जो पदाधिकारी थे अंग्रेज़ों के, उन लोगों ने भारतीयों का शोषण किया, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि इनको हम बांट देंगे, इनमें फूट डाल देंगे तो हमें राज्य करने में आसानी होगी। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये जितने भी वायसराय आए उन्होंने भारत का शोषण ही किया। यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है माय लॉर्ड। इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती। जब देश की प्रजा किसी राजा को ना चाहे और कोई राजा उस देश की प्रजा को ना चाहे, फिर भला शासक कैसे हो सकते हैं। परंतु तब भी अंग्रेज़ हम पर अपना स्वामित्व जमाए रखा। फिर भी आप इस देश के शासक हैं, और एक बार नहीं 2री बार शासक हुए हैं। और आप एक बार नहीं 2 बार शासक बनकर आए, और यही विचार कर इस आधा बूढ़ जो बूढ़ा हो चुका है, भंगड़ जो भांग के नशे में चूर रहता है, ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है कि मैं जब जब आपके विषय में सोचता हूँ तब तब मेरे जैसे बूढ़े
भांग के नशे में चूर रहने वाले ब्राह्मण का भी नशा काफूर हो जाता है, दूर हो जाता है, हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब जब मैं आपकी बात करता हूँ तब तब मैं आपके दमन और शोषण को देखता हूँ, तब तब मैं आपकी गालियों को सोचता हूँ कि आपने किस अधिकार से हम भारतीयों को गाली दी। तो बच्चों, इस पाठ में से जो हमारे प्रमुख प्रश्न रहेंगे, मुख्य मुख्य प्रश्न रहेंगे, सबसे पहले तो बाल मुकुंद गुप्त जी का साहित्यिक जीवन परिचय आप लोग याद करेंगे। मैंने आपको ये पहला प्रश्न करवा दिया है। और दूसरा प्रश्न, आशा का अंत निबंध का सार लिखिए। तो जब हमने पूरा पाठ पढ़ लिया तो अब आप इसका सार आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। निबंध कला कैसी है, उनके निबंधों की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन्होंने अपने निबंध को किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग किया है अपने निबंध में। तो ये निबंध कला और भाषा और शैली, ये दो जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी एक निबंध शैली और दूसरा निबंध का सार और तीसरा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय। तो अगर मैं बात करूं तो आपके जो पहले दो प्रश्न हैं, बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय और आशा का अंत निबंध का सार, ये दो आपके हो गए हैं। और इसके साथ ही आशा का अंत निबंध में जो पैराग्राफ्स हैं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मैंने उन पर लाइन भी लगा रखी थी। आप उन पंक्तियों को भी ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे आप पूरा का पूरा पाठ बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति बच्चों महत्वपूर्ण है। किसी भी पंक्ति में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस पूरे पाठ की व्याख्या तैयार करिए और कल मैं आपको यानी नेक्स्ट डे आपको बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला और भाषा शैली, इस पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आप अपने इन दोनों प्रश्नों को तैयार करें, बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय और निबंध का सार, और तीसरा इस निबंध की सप्रसंग व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ ना समझ में आया हो बच्चों तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। लिख कर पूछिए, ऑडियो भेज करके पूछिए, रिकॉर्डिंग करके भेजिए, जैसे मर्जी पूछें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी आपको परेशानी हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।